आज की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे एक देश की एक आर्थिक नीति ने रातों रात मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ एक फैसला, एक घोषणा और एक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क का दी एंड। तो चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। 8 नवंबर 2016, एक ऐसी तारीख जो शायद ही कोई भारतीय भूल सकता है। रात के 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और एक ऐसी घोषणा करते हैं कि मानो पूरे देश की धड़कनें एक पल के लिए थम सी गई हों। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत की सड़कों पर, बाजारों में, यहाँ तक कि हर घर के अंदर एक जबरदस्त तूफान ला दिया था। लेकिन जानते हैं, इस फैसले का सबसे बड़ा भूकंप, इसका सबसे बड़ा झटका दिल्ली या मुंबई में नहीं लगा। वो लगा था सरहद के उस पार, पाकिस्तान के शहर कराची में। एक ऐसा झटका जिसने रातों रात एक बहुत बड़े, एक विशाल क्रिमिनल एम्पायर की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। और बस यहीं से कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि भारत के इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 26 दिन बाद कराची में एक मौत होती है। एक ऐसी मौत जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है। ये मौत किसी आम इंसान की नहीं थी। ये मौत थी पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रिंग किंगपिन की। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? आखिर इन दोनों घटनाओं के बीच का कनेक्शन क्या था? इस पूरे रहस्य की तह तक जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा टाइम में, और समझना होगा खनानी परिवार की कहानी को। एक ऐसे परिवार की कहानी जिसका सफर कराची की धूल भरी गलियों से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े अवैध फाइनेंशियल एम्पायर तक जा पहुंचा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब अब्दुल सत्तार खनानी नाम के एक शख्स ने कराची के बहुत ही भीड़-भाड़ वाले बोल्टन मार्केट में फुटपाथ पर एक छोटी सी करेंसी एक्सचेंज की दुकान खोली। उनके 2 जुड़वा बेटे थे, जावेद और अल्ताफ, और इन दोनों भाइयों ने 80 का दशक आते आते इस छोटे से काम को एक अच्छा खासा फलता फूलता बिजनेस बना दिया। और फिर 90 के दशक में उन्होंने हनीफ कालिया के साथ मिलकर केकेआई की नींव रखी। ये वो नाम था जो आगे चलकर ग्लोबल फाइनेंस की अंधेरी दुनिया का दूसरा नाम बनने वाला था। अब देखिए, इस केकेआई के 2 चेहरे थे। दुनिया के सामने तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फॉरेन एक्सचेंज कंपनी थी, इतनी बड़ी कि पाकिस्तान के करीब 40% मार्केट पर इसी का कब्जा था। लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था हवाला का काला कारोबार। हवाला आप जानते ही होंगे, भरोसे पर चलने वाला एक पूरा अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम जिसमें बिना किसी लिखा पढ़ी के पैसा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाता है। और खनानी भाइयों ने इसी सिस्टम को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सोफिस्टिकेटेड मनी लॉन्ड्रिंग मशीन में तब्दील कर दिया था। और बस यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब खनानी ब्रदर्स सिर्फ ग्रे मार्केट के फाइनेंसर नहीं रह गए थे। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक छलांग लगाई। उन्होंने फैसला किया कि वो ग्लोबल क्राइम की दुनिया के बैंकर बनेंगे। ये एक ऐसा सौदा था जो उन्हें दौलत तो बेशुमार देने वाला था, लेकिन साथ ही ये उन्हें सीधे तबाही के रास्ते पर भी ले जा रहा था। और उनके जो नए पार्टनर बने वो कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं थे। एक तरफ था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, और दूसरी तरफ थी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और खुफिया एजेंसी आईएसआई। अब देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। दाऊद को अपना काला पैसा दुनिया भर में घुमाने के लिए एक सेफ चैनल चाहिए था, और आईएसआई को भारत के खिलाफ अपनी प्रॉक्सी वॉर को फंड करने के लिए एक भरोसेमंद फाइनेंसर। और इस खतरनाक गठजोड़ को एक शक्ल देने के लिए खनानी ब्रदर्स ने एक नया सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया। नाम था खनानी एमएलओ, यानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मकसद सिर्फ एक था, और वो भी बहुत खौफनाक। दाऊद के सारे पैसे को हैंडल करना और उसे भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तो बस यहां से खनानी ब्रदर्स ने अपने फाइनेंशियल नेटवर्क को एक हथियार बना लिया। अब वो सिर्फ पैसा नहीं धो रहे थे, बल्कि उन्होंने एक पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाने के लिए एक इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी थी। तो चलिए देखते हैं कि ये फाइनेंशियल वॉर उन्होंने लड़ी कैसे। 16 अरब डॉलर, 16 बिलियन डॉलर्स। जी हां, अपने शांत और कॉन्फिडेंट चेहरे के पीछे जावेद खनानी हर साल लगभग 14 से 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये एक इतना बड़ा अमाउंट है कि कई छोटे देशों की तो इतनी जीडीपी भी नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये पैसा आ कहां से रहा था और जा कहां रहा था? इनके क्लाइंट्स थे मेक्सिको के खूंखार ड्रग कार्टेल्स, हिजबुल्ला, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान और यहां तक कि अल-कायदा। एक तरह से देखा जाए तो ये लोग टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सबसे बड़े बैंकर बन चुके थे। लेकिन उनका सबसे खतरनाक हथियार
कुछ और ही था। वो था भारत पर एक सीधा इकोनॉमिक अटैक। और ये हमला उन्होंने किया जाली भारतीय नोटों से, जिसे फिक यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स भी कहा जाता है। और ये कोई ऐसे वैसे जाली नोट नहीं थे, इन्हें कहा जाता था सुपर नोट्स। और ये नाम इन्हें ऐसे ही नहीं मिला था। ये इतने परफेक्ट होते थे कि इन्हें असली सिक्योरिटी ग्रेड पेपर पर वाटरमार्क के साथ छापा जाता था। यहां तक कि ये नोट कई बार एटीएम के हाईटेक सेंसर्स को भी धोखा दे जाते थे। सोचिए, ये भारत की इकोनॉमी पर कितना सीधा और कितना खतरनाक हमला था। अब जैसे जैसे खैनाने अंपायर का आतंक और इसका असर बढ़ रहा था, वैसे वैसे दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां इन पर नजर रखने लगी थीं। और अब वक्त आ गया था एक बहुत ही बड़े और मुश्किल ऑपरेशन का। एक ऐसा ऑपरेशन जो इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंके। इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी अमेरिका की DEA। उन्होंने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के एजेंट्स की एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई। इनके अंडरकवर एजेंट्स ने ड्रग स्मगलर बनकर अल्ताफ खनानी से कांटेक्ट किया। फिर धीरे धीरे एन्क्रिप्टेड मैसेजेस के जरिए और छोटे-मोटे टेस्ट ट्रांजैक्शंस करके उसका भरोसा जीता। इस दौरान उसकी सारी बातें रिकॉर्ड की गईं और फिर जब वो पूरी तरह जाल में फंस गया तो उसे एक बड़ी डील के बहाने पनामा बुलाया गया और सितंबर 2015 में जैसे ही वो पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक भाई अल्ताफ अब अमेरिका की जेल में था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी चलना बाकी था। और अब कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, नोटबंदी के उस ऐतिहासिक ऐलान पर। देखिए, अल्ताफ तो पकड़ा गया था, लेकिन उसका भाई जावेद अभी भी पाकिस्तान में आज़ाद था और वो बैठा था हजारों करोड़ के जाली भारतीय नोटों के एक पहाड़ पर। एक ऐसा पहाड़ जो भारत की इकोनॉमी में सैलाब लाने के लिए बस तैयारी था। यही जाली 500 और 1000 के नोट, यही उनका सबसे बड़ा हथियार था, उनका सबसे बड़ा दाव। ये वो जखीरा था जिसे सालों की मेहनत और प्लानिंग से तैयार किया गया था। ये दाऊद और ISI का एक तरह से ब्रह्मास्त्र था, जिसे भारत की इकोनॉमी को घुटनों पर लाने के लिए बनाया गया था। और फिर आती है वो तारीख 8 नवंबर 2016। भारत सरकार एक ऐसा फैसला लेती है जो एक ही झटके में उनके इस ब्रह्मास्त्र को रद्दी के ढेर में बदल देता है। वो हजारों करोड़ रुपए अब सिर्फ कागज के कुछ बेकार टुकड़े बनकर रह गए थे। और इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। जावेद खनानी रातों रात दिवालिया हो गया। दाऊद की डी कंपनी और जितने भी आतंकी संगठन थे, सब उस पर अपना पैसा वापस करने का दबाव डालने लगे। उधर अमेरिका में उसका भाई अल्ताफ ISI के एक एक राज उगल रहा था। अब हालात ये थे कि जावेद अपने ही पुराने आकाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, एक जिंदा लाइब्रेरी। और फिर नोटबंदी के ठीक 26 दिन बाद खबर आती है कि जावेद खनानी की मौत हो गई है। कैसे? एक 8 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से गिरकर। लेकिन सवाल वही है, क्या ये वाकई एक सुसाइड था या फिर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था? और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम के अगले ही दिन केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया। दूसरी तरफ अप्रैल 2017 में अल्ताफ को 68 महीने की सजा सुनाई गई। 2020 में वो जेल से बाहर भी आ गया, लेकिन आज वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। खनानी ब्रदर्स का साम्राज्य अब बस इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका था। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और कहीं ना कहीं एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस दुनिया में कितने युद्ध असल में तोपों और टैंकों से नहीं, बल्कि फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी के जरिए लड़े जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि जंग का मैदान पूरी तरह बदल चुका है और शायद हम उसे ठीक से पहचान भी नहीं पा रहे हैं?